दस्तक में आज वही सिलसिला एग्जिट पोल का जारी है जिसके जरिए पहली बार महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी की धमक दिखाई दे रही है। एक ऐसी धमक जिसके जरिए कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा एक ऐसे राज्य के तौर पर बीजेपी जहां पर पिछले चुनाव में सिर्फ 4 सीट थी, लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा चुनाव ने हर स्थितियों को पलट दिया है। ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ हरियाणा, बल्कि आने वाले वक्त के लिए क्या एक नया संदेश है। छत्रपों का युग खत्म हो चला। राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर आपको एक चेहरा सामने रखना होगा जिसके जरिए जिक्र विकास का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, गुड गवर्नेंस का हो, या फिर ताना बाना जो भी जिस रूप में बुन लीजिए, उसके जरिए एक ऐसा कद्दावर नेता चाहिए जो जिस बात का जिक्र करे जनता पीछे चलती चली जाए। कुछ ऐसा ही नज़ारा नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान नजर आया। और कांग्रेस हो या एनसीपी हो या कोई भी दूसरा दल, हर कोई कह रहा है प्रधानमंत्री गली चौराहे पर मीटिंग करे, जीत तो मिलनी ही थी। इसका मतलब क्या निकाला जाए? राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये काम नहीं कर सकते थे या चूक चुके हैं क्या? ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के बीच हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई मौजूद हैं, साथ ही तमाम राजनीतिक दल के नेता, कांग्रेस से संजय निरुपम, एनसीपी के डीपी त्रिपाठी, बीजेपी के शहनवाज हुसैन, शिवसेना से भी नेता हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। सिलसिला शुरू करें, लेकिन राजदीप आपके कमेंट से हम बात शुरू करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति यहां से बदलेगी और देश की राजनीति में अब छत्रपों का युग खत्म होगा, क्या ये माना जाए? देखिए, भारतीय राजनीति में किसी युग को के बारे में कि उस युग का खात्मा हुआ है, ये मुझे लगता है एक तरह से गलत होगा, क्योंकि राजनीति तो बदलती रहती है। लेकिन यह जरूर कहना होगा प्रसून कि एक तस्वीर बदल गई है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कांग्रेस का गढ़ था। 40 साल तक कोई और पार्टी को चांस ही नहीं था। ऐसे गढ़ में, ऐसे राज्य में अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी आती है तो जरूर यह कहना चाहिए कि एक बदलाव आया है। और यह केवल बदलाव इस चुनाव में नहीं है, 2014 मई के चुनाव में भी देखा गया कि बीजेपी अपने आप मेजॉरिटी पार्टी बनती है। तो मुझे लगता है एक राजनीतिक बदल आ रहा है जिसमें आज की राजनीति में नंबर 1 नेशनल पार्टी बीजेपी बन रही है और कांग्रेस जो है वो विपक्षी पार्टी बन रही है। ये एक बदलाव आया है और महाराष्ट्र एक तरह से खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए। आंध्र प्रदेश आप हारते हैं और महाराष्ट्र हारते हैं। अब कौन सा बड़ा राज्य रह गया है जिसे आप अपना गढ़ कह सकते हैं? कोई ऐसा राज्य नहीं रहा देश में जिसे आप आज की तारीख में कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं। यह सबसे बड़ा संजय निरुपम, लोकसभा के चुनाव में भी आदर्श राज्य के तौर पर कोई नाम जिक्र किया जाता था तो हरियाणा का किया जाता था। नीतियों के तौर पर, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मसला हो, विकास का जिक्र हो, जीडीपी का जिक्र हो, इन्हीं 2 राज्यों को लेकर संजय निरुपम जी जिक्र कांग्रेस अक्सर करती रही। दोनों जगहों पर कांग्रेस के किले के ढहने का मतलब आने वाले वक्त में क्या निकाला जाएगा? नहीं, जिन वजहों से महाराष्ट्र या हरियाणा को आदर्श राज्य कहा जाता था, क्या वो वजहें बदल गई हैं? क्या हरियाणा का जीडीपी कम हो गया? क्या महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है वो कम हो गया? क्या महाराष्ट्र में जो विकास हमने किया उसको कोई चैलेंज कर सकता है? हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम और महाराष्ट्र में जो पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है उसको कोई चैलेंज कर सकता है? ये चीजें तो नहीं बदली हैं। हाँ, बदलाव ये है कि एक दूसरी पार्टी को एक बहुमत की ओर जाने का मौका मिल रहा है। हम पिछले 15 वर्षों से महाराष्ट्र में 3 चुनाव लड़ चुके हैं, 3 चुनाव जीत चुके हैं। कोई जरूरी नहीं कि 4था चुनाव भी जीते। मई महीने में जो एक माहौल था कांग्रेस के खिलाफ, वो माहौल 4.5 महीने में पूरी तरह से बदल जाएगा, पलट जाएगा, ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। फिर भी आप कहेंगे कि हमने चुनाव लड़ा, चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, पूरी ताकत के साथ हम लड़े। हमारी जो अच्छाइयां थी लोगों के सामने हमने पेश किया। मोदी सरकार के 4.5 महीने की जो कमियां थी वो हमने पेश किया, लेकिन लोगों के दिमाग में यह था कि अभी मोदी सरकार को और काम करने दो, मोदी जी को और मौका दो। फिर हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों ने शायद ये समझा कि ठीक है आपने अच्छा किया होगा, लेकिन हमें और बेहतर करने के लिए किसी और को मौका देना है। तो आज के एग्जिट पोल को थोड़ा सा भी अगर सच माना जाए और उस आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाए कि हम हार रहे हैं और बीजेपी जीत रही है या फिर एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आ रही है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि जनता का यह फैसला है। जनता ने एक विकल्प ढूंढा है और जनता को उस विकल्प के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। बेहतर होगा कि जो नई पार्टी आए, नई सरकार आए, वो महाराष्ट्र में विकास का यूं ही कार्यक्रम चलाए। अगर विकास का कार्यक्रम नहीं चलाते, गरीब लोगों के कल्याण की जो योजना है उन योजनाओं को मनरेगा की तरह अगर खराब करते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी रास्ते पे उतरेगी। कांग्रेस पार्टी उस सरकार का विरोध करेगी और पुनः जनता को जगाएगी। पुनः हम कहेंगे कि
कि साहब ये जो नई सरकार आपने दी है, आपने चुनी है, ये सरकार कहीं ना कहीं जो अच्छे कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को डाइल्यूट कर रही है, उन कार्यक्रमों को खराब कर रही है, गरीब विरोधी हो रही है, किसान विरोधी हो रही है, मजदूर विरोधी हो रही है। तो इस तरह की बातें लेकर हम आगे जाएंगे। ओके डिप्टी, क्या ये महज एक रोटेशन ऑफ पावर है या सत्ता का सिर्फ जीत हार का सिलसिला है या कुछ और परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए कदम है? नहीं, ये परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए कदम है। मैं दूसरी बात कहता हूं जो हमेशा अभी मैं हर व्यक्ति से कह रहा हूं जो हमसे सवाल पूछ रहा है एग्जिट पोल के बारे में। मैं कहता हूं जरा एंट्री पोल को देखिए, एग्जिट पोल की बात क्या करते हैं। हमारा एंट्री पोल कैसे होता है? 15 साल की सरकार के बाद हम एंट्री पोल कर रहे हैं। तो उसके बाद एक नई लहर राजनीतिक अगर आती है, दूसरी पार्टी उभरती है, तो ये लोकतंत्र का एक नियम है। लोकतंत्र में किसी एक पार्टी का या मोर्चे का एकाधिकार नहीं है कि आप सत्ता में हमेशा बने रहेंगे, वो नहीं होता है। और यही लोकतंत्र की शक्ति है। तो इसलिए अगर जो पार्टी आ रही है आपके अनुसार एग्जिट पोल में, मैं अभी भी 19 तारीख का इंतजार करूंगा वोटों की गिनती का, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जनता के बीच हमारी सरकार को हटाने का एक फैसला था जो वोटिंग के बाद प्रकट हो रहा है आपके एग्जिट पोल में। तो इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इन सभी चीजों को सोचते समय यह भी सोचना पड़ेगा, जो दूसरी बात मैं कहता हूं और वो मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा चुनाव में जो हालत थी उससे बेहतर हालत हमारी हुई है, उससे बेहतर हालत कांग्रेस की भी हुई है। लोकसभा के चुनाव को देखिए आप, 4 सीटें हमको मिली, 2 सीटें कांग्रेस को मिली। कितने विधानसभा क्षेत्रों में हमारा बहुमत था ये भी देखिए। नहीं, उससे ज्यादा अभी आया कि नहीं आया चीजों को 4 महीने में। नहीं डिप्टी, हमारा सवाल हम दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे थे। 1 मिनट, हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि शरद पवार की रैली के भाषण का हम जिक्र करना यहां पर चाहते हैं। आप डेमोक्रेसी का जिक्र कर रहे हैं। शरद पवार के भाषण में इस डेमोक्रेसी के लिए खतरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखा गया। कई भाषणों में इसका जिक्र आया है बार बार, और ये लोकसभा के चुनाव में भी आया था इसका जिक्र। हम इसलिए पूछ रहे हैं, सिर्फ ये चेंज सत्ता परिवर्तन है या कुछ और है? सत्ता परिवर्तन है। इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ये है कि एक वो विचारधारा जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है वो सत्ता में आ रही है। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है, यानी क्वालिटेटिव चेंज अगर आप कहेंगे तो वो ये है। और उसके खिलाफ हमको अपना राजनीतिक आंदोलन निरंतर जारी रखना पड़ेगा। वो जो आप कह रहे हैं शरद पवार जी की रैलियों में ये हुआ, ये कहा गया, वो तो कहना ही पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं शहनवाज जी। सत्ता मिलती जाएगी, चुनौती बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसरे हर राज्य में चलेगा? देखिए, आपने सही कहा, सत्ता मिलती जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। जिम्मेदारी बढ़ रही है, इसका एहसास नरेंद्र मोदी जी को भी है, भारतीय जनता पार्टी को भी है। लोकसभा के चुनाव के पहले की चर्चा ले लें, अगर लोकसभा के चुनाव के पहले कोई डिक्शनरी में नफ़रत का कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कहा गया। और आज विधानसभा के भी चुनाव में नफ़रत के वो सारे शब्द हम पर छोड़े गए। अभी लोगों का यकीन है, लोगों का विश्वास है। जिस तरह एग्जिट पोल के आपके नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि हम एक जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो आज जो संजय निरुपम साहब कह रहे थे वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको क्या क्या कहना है, कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे। वो ज़रूरत उनको नहीं हम पड़ने देंगे, उनको ये मौका नहीं देंगे कि हमारी सरकार के लिए कुछ कह सकें। जिस तरह 4.5 महीने में केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं बोला गया, 100 दिन पर बोला गया, 60 दिन पर बोला गया। जब बीच चुनाव के अंदर गोलाबारी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो रही थी तब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, उनको जैसे ये बॉर्डर पर भेजने वाले थे। प्रधानमंत्री ने उसका जवाब भी वहीं पर सभा में भी दिया और काम करते हुए दिया। आज सवाल ये है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में 15 साल से, महाराष्ट्र में और हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी पर यकीन लोगों ने जताया है।
और ये भी सही है कि हम दोनों जगह अपने बिना सहयोगी के गए हैं। शहनवाज जी, तो हम शहनवाज जीत जी। रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ जीत रहे हैं और शहनवाज जिम्मेदारी जी, का एहसास लेके जीत रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल में 124 सीट बीजेपी पा रही है, यानी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। एकला चलो का जिक्र आपके हर नेता ने किया, हर भाषण में इस बात का महक आई है। क्या एकला चलो वाली सोच आपके लिए विचारधारा के तौर पर मौजूद है या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी जिसमें हरियाणा में विश्नोई छूटा, यहाँ शिवसेना छूटा? क्या है ये थ्योरी? पुन प्रसन्न जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं और काफ़ी लोडेड होके आपके चैनल पर आता हूं, पूरी तरह ब्रीफ होके और हाईकमान से पूरी तरह ब्रीफ्ड होकर आता हूं। और मैं जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं कि न तो हमारी पार्टी ने कभी कहा अकेला चलने की बात और न ऐसी सोच है। आज आप ये याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते थे। पहला नरेंद्र मोदी आएंगे तो सब लोग चले जाएंगे। मेरी बात एक मिनट, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हमें अपने बूते पूरे देश में अब अपने आप को कायम करना है। पहला अधिवेशन, उसके बाद आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुन प्रसन्न जी, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ हम लोग जो देश के जो बीजेपी कवर करते हैं पत्रकार, उनके साथ इनफॉर्मल बैठे थे और इसी तरह के सवाल आए थे और उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्हीं की रोशनी में मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। जब हम लोगों को नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा जाता था ये आएंगे तो सब एलाइज चले जाएंगे, गए सिर्फ नीतीश कुमार, आ गए रामविलास पासवान, आ गए चंद्रबाबू नायडू, आ गया पीएम के 23 पार्टियां आ गई, हम सरकार बना लिए। उससे पहले बहुत तर्क दिए जाते थे, मैं इतिहास में आपको नहीं ले जाता। वर्तमान में जब अमित शाह जी ने जो कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा तो हम भी मंच पर थे और उन्होंने क्या कहा कि जो 8 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं है, ताकत को बढ़ाना है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या हमारे सहयोगी हों, अपनी अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाना कोई अन्याय तो नहीं है। हम तो चाहेंगे कि हर जगह हमारी ताकत बढ़े, इसलिए कहा था। जहाँ तक हमारे सहयोगी हैं, हम बहुमत में भी हैं। मिशन 272 कहा, जनता ने 10 सीट ज़्यादा दे दी, फिर भी हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमने न हरियाणा में न महाराष्ट्र में, हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारे सहयोगी जाएं, लेकिन हमने ज़मीनी हकीकत बताया और जो आपका एग्जिट पोल भी ज़मीनी हकीकत बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीट मिलनी चाहिए। हमने ये कहा, हमें छोड़कर हमारे 1-2 सहयोगी गए हैं। नहीं ठीक है, लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ पर हम जरा इस सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जो चुनौती जिसका जिक्र कर गए डीपीटी कि किस रूप में हमको निरंतरता के साथ राजनीति को अब नए तरीके से भी सोचना और आगे बढ़ा, कांग्रेस और एनसीपी के सामने अब चुनौती क्या है? पारंपरिक राजनीति चलेगी नहीं? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस और एनसीपी के सामने चुनौती ये है पहले कि आप डिसाइड करो कि अगर आप डिवाइड होगे, अगर आप बढ़ जाओगे तो आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते। 1980 के दशक में एक इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी हुआ करती थी, यानी विपक्ष किस हद तक एकजुट है। अगर विपक्ष एकजुट था तो वो कांग्रेस को एक टक्कर दे सकता था। अब चुनौती कांग्रेस और एनसीपी जैसे पार्टीज की पहली चुनौती है एकजुट हो जाओ। दूसरी चुनौती है एक नया भारत आ रहा है, उसको एक नई विचारधारा देनी पड़ेगी। केवल इस प्रोग्राम में आकर कहकर कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सोशलिस्ट पार्टी है, हम ऐसी पार्टी है जो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ेंगे, ये केवल नारेबाजी से आप चुनाव नहीं जीत सकते। बीजेपी केवल नरेंद्र मोदी के ताकत पर नहीं जीत रही, ऑर्गेनाइजेशन लोकल लेवल पर भी वो अब इलेक्शन पॉलिटिक्स कर रही है। महाराष्ट्र में देखिए, स्वाभिमान संगठन से उन्होंने जो एक तरह से एक अलायंस कर दिया। वहां धनगर की जो पार्टी है, राष्ट्रीय समाज पार्टी है, उनके साथ उन्होंने एक तरह से अपना एक अलायंस किया है। तो बड़ी चतुराई से वो कर रही है। कांग्रेस और एनसीपी को लगता है कि पुरानी परंपरा की तरह 5 साल बाद हमारा नंबर आएगा। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 15 साल केवल उनका नंबर आए। तो इनको एकजुट होना पड़ेगा, इनको एक नई विचारधारा लानी पड़ेगी, इनको लोगों में शामिल होना पड़ेगा। टेलीविजन स्टूडियो में आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, आपको जमीन पर जाकर नरेंद्र मोदी को हराना पड़ेगा। यह उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। डीपीटी, आप तो कांग्रेस से निकले हैं, कांग्रेस पे किताब लिखी है, तब एनसीपी में आए और सारी चीजें आई। आपको लग नहीं रहा है वक्त बदल गया है? वक्त बिल्कुल बदल गया है। राजदीप अभी जो कह रहे हैं सबसे सही बात वो है, आप जब तक अपने राजनीति के मुहावरे नहीं बदलेंगे, और मुहावरों का मतलब सिर्फ मुहावरे बदलना नहीं है, यानी राजनीति को नए अर्थ में समझना पड़ेगा, समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उसको समझना पड़ेगा, तब आप लड़ाई लड़ पाएंगे।
नहीं तो नहीं लड़ सकते। पुराना खाली सेक्युलरिज्म कहने से काम नहीं चलने वाला। दूसरी बात सुन लीजिए, एक ध्यान देने की बात है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइज सिद्धांतवादी पार्टी है उसका हाल क्या हुआ, वामपंथ का, लेफ्ट पार्टीज का क्या हाल हो रहा है हिंदुस्तान में? ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 40 साल पुराना मुहावरा और वो अप्रोच नहीं चलेगी। ये जो कह रहे हैं राजदीप की नई विचारधारा, नई बात आपको लानी पड़ेगी जो नौजवानों को अपील करे। एक और बात है भारत के संदर्भ में कि हिंदुस्तान दुनिया का अकेला देश है जो जहां नौजवानों का बहुमत है, करीब 70% आबादी 35 साल की उम्र के नीचे है। तो ये आप जब तक इसको अपील नहीं करेंगे, हम इस पे आते हैं डीपीटी। ये 2-3 बड़े सवाल हम आ रहे हैं संजय जी, थोड़ा सा ब्रेक के बाद आ रहे हैं, और ये बताते हुए आ रहे हैं कि हमारे साथ महाराष्ट्र की गलियों में एनसीपी की नेता विद्या चौहान घूमती हो, माधव भंडारी जो बीजेपी के नेता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी चुनौती उन दलों के सामने क्या है जिसके जरिए बीजेपी अब नेस्तानाबूद करने की स्थिति में हर दल को